हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DBBB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़ और अभी हमने जारी कर रखी है PYQ सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसे हम डिस्कस कर चुके हैं और 2021 में जो फीमेल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। 2018 और 2021 वाली प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं वो एग्ज़ाम जो 2021 में हुआ था मेल शिफ्ट में। ठीक है, तो आज से हम मेल शिफ्ट के एग्ज़ाम PYQ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं मेल शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस आर एक्सचेंज इन डैश रिएक्शंस। ऑप्शन ए कॉरोजन, ऑप्शन बी रेंसिडिटी, ऑप्शन सी डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑप्शन डी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स यानी आयंस किस रिएक्शन में एक्सचेंज होते हैं, तो उसका राइट आंसर आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस एक्सचेंज होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे ये रिएक्शन है एक BaCl2 प्लस Na2SO4, ये एक रिएक्शन है, राइट। अब क्या होगा, ये BaCl2 का एक एक्वस सॉल्यूशन और ये Na2SO4 का एक एक्वस सॉल्यूशन, जब इन दोनों एक्वस सॉल्यूशंस को हम मिक्स करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, राइट। अब ये जो BaSO4 मिला है ये हमें यहाँ सॉलिड स्टेट में मिलता है और ये एक्वस स्टेट में। तो अगर यहाँ देखेंगे तो देखो ये Cl नेगेटिव है, यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, दो आयन, Cl इसके साथ चला गया यहाँ पर, तो यहाँ दो ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस का एक्सचेंज होता है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट भी इस तरीके का एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है। तो जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं तो उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या होता है, जब दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है, राइट। चलो, उसके साथ साथ यहाँ पर हमें कहा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक ही एटम चेंज होता है या एक ही ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पर देखो इस तरीके से है, तो पता है हमें Fe ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cu से, तो यहाँ क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो Fe है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो वो क्या करता है, कॉपर को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। देखो यहाँ पर पहले कॉपर था, अभी क्या आ गया Fe। इस तरह की रिएक्शन क्या होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर दिया है रेंसिडिटी। जब फूड या ऑयल, कोई भी पैकेट जिसके अंदर कोई भी फूड का पैकेट जिसके अंदर फैट या ऑयल होते हैं, तो जब हम उसे ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस तरीके से फूड का ऑक्सीडाइज होना, जिसमें फैट और ऑयल हो, तो वो खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। इसको बचाने के लिए, रैंसिड होने से बचाने के लिए जो फूड है वो एयर टाइट कंटेनर में आता है, राइट। ये देखो, ये तो फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, और ये क्या होता है, मेटल्स का ऑक्सीडेशन। यानी जो मेटल्स का ऊपर का सरफेस है वो ऑक्सीडेशन की वजह से, यानी ऑक्सीजन की वजह से और मॉइस्चर की वजह से खराब हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉरोजन। कॉरोजन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो सबको पता है, आयरन होता है। आयरन बहुत जल्दी कॉरोड हो जाता है, और आयरन पर जब कॉरोजन होता है तो क्या एक लेयर आ जाती है रेडिश ब्राउन कलर की, जिसे क्या कहते हैं, रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, जो क्या होता है, Fe2O3.XH2O। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, राइट। इसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में तो मैंने आपको बता दिया, ये भी याद रखना है कि इसमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यही हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है, राइट। चलो नेक्स्ट है, an isotope of dash is used as a fuel in nuclear reactors. Option A uranium, option B hydrogen, option C iodine and option D cobalt. तो देखो यहाँ पर आइसोटोप की बात की है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स, राइट।
अब यहाँ कहा है कि वो कौन सा आइसोटोप है जो एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज होता है, तो वो आपको याद रखना है यूरेनियम। यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पर आयोडीन दिया है, आयोडीन आपको याद रखना है गॉइटर के इलाज में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट आपको याद रखना है कैंसर के इलाज में यूज होता है, राइट। उसके अलावा आपको अलग से याद रखना है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। अब ये जो 1H1 है इसे कहते हैं प्रोटियम। उसके बाद है यहाँ पर हाइड्रोजन, ये इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और लास्ट वाला जो है उसे हम कहते हैं ट्रीटियम, राइट। अब अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये सारी न्यूट्रल स्पीशीज है, तो बात करूँ तो जितना एटॉमिक नंबर होता है सबको पता है उतने ही क्या होते हैं प्रोटॉन, और अगर न्यूट्रल स्पीशीज है तो उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन की बात करूँ तो वो हम मास नंबर में से माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर को, ऊपर हमेशा मास नंबर लिखा जाता है, नीचे Z यानी एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ अगर प्रोटॉन की बात करूँ तो कितना है 1, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है यहाँ पर 1, बट अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ तो देखो न्यूट्रॉन A में से Z माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर बात करूँ तो प्रोटॉन कितना आएगा, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है तो कितना आएगा 1, इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा 1, बट अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ तो न्यूट्रॉन 2 - 1 यानी कितना आएगा 1, राइट। यहाँ पर अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो ये कितना आएगा 1, इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा 1 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, बट न्यूट्रॉन 3 - 1 यानी कितना आ जाएगा 2, राइट। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि जो ये वाला आइसोटोप है यानी प्रोटियम, हाइड्रोजन का सिर्फ प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी ये अकेला एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो वो भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं आता तो उसका आंसर हाइड्रोजन आएगा, बट अगर हाइड्रोजन में भी आइसोटोप दिए हुए हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, प्रोटियम आएगा, ठीक है। उसके अलावा सबको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, बट अगर मैं इसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप ले रही हूँ ड्यूटेरियम तो ये जगह D2O, और D2O को हम कहते हैं हैवी वाटर, ये भी आपको याद रख के चलना है। D2O इज कॉल्ड हैवी वाटर। उसके अलावा जो हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप है ट्रीटियम, ये रेडियो एक्टिव होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट। हीटिंग अ चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर मेक्स द कॉपर पाउडर becomes coated with a black substance. Which of the following equation is a correct translation of this statement? अब देखो यहाँ पर कहा है एक चाइना डिश को हीट करना है जिसके अंदर कॉपर पाउडर है, यानी उसके अंदर क्या होगा Cu। उसको हमने हीट किया है और हीट करने से क्या हुआ, ये हीट का साइन होता है, हीट भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर साइन बना दिया। तो ये जो कॉपर पाउडर है ये एक ब्लैक सब्सटेंस से कोट हो जाता है, यानी यहाँ जो भी सब्सटेंस बनेगा वो किस कलर का बनेगा, ब्लैक, राइट। तो देखो हमें ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रिलेशन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ, ठीक है, सभी Cu के साथ है, तो पहले बता देती हूँ। अगर हम कॉपर पाउडर को हीट कर रहे हैं इसका मतलब उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। तो जब हम कॉपर पाउडर को ऑक्सीजन से हीट कराते हैं तो ये बनाता है CuO। तो क्या बन जाता है यहाँ पर CuO। इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ देखो ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट हो जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट। Non-metallic oxides are dash in nature. Option A mildly basic, option B acidic, option C neutral and option D extremely basic. तो देखो यहाँ पर बात की है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हुए कि अगर कोई नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना लेगी। फॉर एग्जांपल CO2 हो गया, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, SO2 हो गया, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, NO2 हो गया, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अब ये कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक, न्यूट्रल, एक्सट्रीमली बेसिक या माइल्डली बेसिक। तो देखो ध्यान से, इसको कैसे पता करना है। अगर मैं इसकी रिएक्शन H2O से करा दूँ तो मुझे पता है क्या बनेगा यहाँ पर H2CO3। ऐसे ही यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो H2SO4 और ये HNO3 बना लेगा। अब देखो ये H2CO3, तो यहाँ पर क्या आ रहा है H, यानी H कौन सी फॉर्म में आ रहा है, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव क्या होता है, एसिड। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, अगर हम किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें कैसा नेचर मिलता है उसका, एसिडिक। इसका मतलब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं साथ में बात करूँ मेटेलिक ऑक्साइड्स की, यहाँ पर आप ये भी याद रख लो मेटेलिक ऑक्साइड्स,
तो मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो वो क्या बना लेगी, मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे Na और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो Na2O बनेगा। अब अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूं तो जब Na H2O में डिजोल्व होगा तो क्या बना लेगा, NaOH। और NaOH क्या होता है, एक बेस। बैलेंस नहीं कर रही हूँ इसे मैं, बैलेंस आप कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, एक बेस। इसका मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी आपको याद रखना है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के, और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, राइट। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंड ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है, हाइड्रोजन आयंस कैन एग्जिस्ट अलोन, चूज द करेक्ट कोड, ओनली वन, ओनली टू, नाइदर वन नॉर टू, बोथ। देखो यहाँ पर लिखा है कि HCl तभी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा जब उसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यानी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ही वो H आयन प्रोड्यूस करेगा। ये करेक्ट है। अगर मैं HCl को वाटर में डिसॉल्व कर दूँ, HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तभी वो क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन, और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl नेगेटिव। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम HCl को वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे, यानी ड्राई HCl की बात करें, तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये याद रखना। एक्वस फॉर्म में ही करता है, यानी जब हम HCl को H2O में डिसॉल्व करेंगे तभी ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी यहाँ पर ओनली वन तो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली वन ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन आयन कैन एग्जिस्ट अलोन, ये गलत है। देखो हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं करता है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। वो वाटर में जब हम उसे, जैसे मैंने ये HCl वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन निकला है वो हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिल जाता है और क्या बना लेता है, यहाँ पर ये बना लेता है H3O पॉजिटिव, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या है वो देखो एक बार कैसे होता है ये। सबसे पहले आप H पॉजिटिव देखो, अभी हमने हाइड्रोजन की बात की थी 1H1, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर, Z1, और मास नंबर भी कितना है यहाँ पर 1। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, यानी प्रोटॉन कितना है यहाँ पर 1। और अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये न्यूट्रल स्पीशीज है, कितना होगा 1, और न्यूट्रॉन A-Z, यानी कितना होगा 0। बट अगर मैं H पॉजिटिव की बात करूँ तो देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जितना चार्ज होता है प्लस में उतना ही इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो यहाँ पर +1 है, इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब ध्यान से देखो प्रोटॉन तो इसके पास 1 ही रहेगा, बट जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, और न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी 0 था। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कुछ नहीं है, हाइड्रोजन आयन इज सिंपली कॉल्ड प्रोटॉन, क्योंकि उस वक्त पॉजिटिव की फॉर्म में इसके पास सिर्फ प्रोटॉन बचता है, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो ये बहुत ही छोटी स्पीशीज होगी। अब तो ये प्रोटॉन बन गया, तो ये बहुत ही स्मॉल होता है साइज में, इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये क्या करता है, H2O के साथ कंबाइन हो जाता है, और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो आपको ये याद रखना है कि H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करते अलोन, ठीक है। वो किसके साथ एग्जिस्ट करते हैं, वाटर साथ कॉम्बिनेशन करके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाता है, ओनली 1, राइट। चलो नेक्स्ट, वेयर कैन वी फाउंड मेथेनोइक एसिड इन नेचर। ऑप्शन ए विनेगर, ऑप्शन बी सोर मिल्क, ऑप्शन सी आंटिस्टिंग, या ऑप्शन डी टमेरिंड। देखो मेथेनोइक एसिड की बात की है, मेथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH, ये मिथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है। मिथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है और फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, इतना आपको याद रखना है। इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड, और केमिकल नेम क्या है, यानी IUPAC नेम क्या है, मिथेनोइक एसिड। फार्मूला है HCOOH। ये प्रेजेंट होता है आंटिस्टिंग में, या फिर ये प्रेजेंट होता है बी स्टिंग में, यानी मधुमक्खी या चींटी हमें काट ले तो उनके जो स्टिंग होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी, आंटिस्टिंग या बी स्टिंग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहीं पर। और हमें दिए हुए हैं जैसे विनेगर, विनेगर की अगर मैं बात करूं तो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, तो विनेगर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। सोर मिल्क यानी खट्टा या फिर दही की बात करें तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। और टमेरिंड यानी चटनी, उसके अंदर प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट,
विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी मरकरी एंड ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। यहाँ हमसे कहा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, तो देखो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है मरकरी। मरकरी और लेड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो आप एक और याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे इसके अलावा? मरकरी एंड लेड, मरकरी एंड लेड। मरकरी का सिंबल Hg होता है और लेड का सिंबल Pb होता है, राइट। और अगर हमें यहाँ बेस्ट कंडक्टर पूछा जाता, बेस्ट कंडक्टर, तो बेस्ट कंडक्टर होते हैं कॉपर और सिल्वर और भी ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर होते हैं। तो कॉपर और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होते हैं और मरकरी और लेड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? मरकरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स? इसमें से कौन सी नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? ऑप्शन आर आयोडीन, बी कार्बन, ऑप्शन सी लिथियम और ऑप्शन डी गैलियम। देखो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में जो एग्जिस्ट करती है नॉन मेटल, वो है कार्बन। कार्बन अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और कार्बन की ये प्रॉपर्टी जिसके कारण कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उस फॉर्म को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। तो वो जो फॉर्म है जिसके कारण, या जो फिनोमेना है जिसके कारण कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। और कार्बन के जो ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं कार्बन के, इन्हें हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, कार्बन। अब आपको ये भी याद रखना है, एलोट्रॉप जो होते हैं कार्बन के वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन या अक्रिस्टलाइन, या इसे हम अमरफस भी कहते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन वो एलोट्रॉप्स होते हैं जिसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की। मान लो यहाँ पर ए एटम है, फिर यहाँ बी आ गया, फिर यहाँ ए आ गया, फिर ये बी आ गया, फिर यहाँ ए, फिर बी, फिर इस तरीके से यहाँ पर आ गया बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर से बी, फिर आ गया ए। अब देखो यहाँ पर बी है तो यहाँ क्या आएगा? ए, फिर आएगा बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इस तरीके का अगर एक रेगुलर अरेंजमेंट है तो उसे क्रिस्टलाइन बोलते हैं। बट अगर इरेगुलर अरेंजमेंट है, कोई भी कहीं भी आ सकता है, कहीं भी ए है फिर बी आ रहा है, फिर ए आ गया, इस तरीके से अगर कोई अरेंजमेंट हो रहा है इस तरीके का, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन या अक्रिस्टलाइन, या क्या कहते हैं? अमरफस। तो इस अरेंजमेंट के बेसिस पे ही जो कार्बन है उसके दो तरीके के एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन, या क्या होता है? अमरफस, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन में देखो कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। तो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में तीन आते हैं जो कौन कौन से होते हैं? ग्रेफाइट, डायमंड और कौन सा होते हैं नेक्स्ट? फ्लोरीन, ये होते हैं, ठीक है। और जो हमारा नॉन क्रिस्टलाइन है उसके अंदर कौन आते हैं? जैसे कोल, कोक, गैस कार्बन, लैम्प ब्लैक, ये सब जो होते हैं ये किसके अंदर आते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर। अब नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में इतना डिस्कस करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक कोल के बारे में आपको थोड़ा जानना होता है। उसके अलावा जो क्रिस्टलाइन है उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट की डेंसिटी कितनी होती है, डायमंड की डेंसिटी कितनी होती है, तो ये सब आप देख सकते हैं जो मैंने कार्बन इस कंपाउंड में कवर करवा रखा है, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स एंड मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। तो इसमें हमसे पूछा है राइट ऑप्शन इसका कौन सा है? तो देखो यहाँ पर हमसे पूछा है मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड एंड मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। तो देखो अभी मैंने ये थोड़ी देर पहले आया भी था किसी क्वेश्चन में, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर मैंने बताया भी था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जो ऑक्साइड बनाते हैं वो कैसे नेचर का होता है? एसिडिक। और जो मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं वो कैसे नेचर का होता है? बेसिक। अब यही क्वेश्चन यहाँ पर देखो रिपीट हो गया दूसरी फॉर्म में कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किस तरीके का ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अभी पढ़ा हमने बेसिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ले लो कोई, जैसे कार्बन, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CO2। अब अगर इसको मैं वाटर में डिजोल्व करूंगी तो ये क्या बनाएगा? H2CO3। और H2CO3 किस तरीके का आयन को रिलीज करेगा? H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है ना। तो ये कैसे नेचर का हुआ? एसिडिक। इसका मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स
वो किस तरीके का ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक। और यहाँ क्या कहा है, नॉन मेटल कैसा ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक। ये तो गलत है, क्योंकि नॉन मेटल कैसा ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक। वहीं अगर मेटल की बात करूँ तो मेटल जैसे Na, तो Na को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगी तो क्या बनेगा, Na2O। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं H2O से करा देती हूँ तो क्या बनाएगा, NaOH। और NaOH कैसे नेचर का होता है, बेसिक। अब अगर NaOH बेसिक नेचर का है तो इसका मतलब जो ये तो नॉन मेटल था हमारा, तो नॉन मेटल हमारे कैसे ऑक्साइड बना रहे थे, एसिडिक। बट अगर मैं यहाँ पर मेटल की बात करूँ तो ये है हमारा मेटेलिक ऑक्साइड। तो जो मेटल है उसका ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। तो सॉरी, मेटल कैसा ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक। और नॉन मेटल कैसा बनाते हैं, एसिडिक। यहाँ देखो क्या लिखा है, मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि मेटल्स कैसा ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाते हैं, यानी नाइदर 1 नॉर 2। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, सी, नाइदर 1 नॉर 2। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। CH3COOH has the boiling point of 391 Kelvin. CHCl3 has the melting point of 290 Kelvin. CH3CH2OH has the boiling point of 391 Kelvin. And CH4 has a melting point of 290 Kelvin. तो देखो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, यानी CH3COH जो एसिडिक एसिड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अगर मैं बात करूँ CHCl3 की, तो देखो CHCl3 होता है, ये CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, जो एक एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना दे रखा है यहाँ पर, 291। ये नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 91 केल्विन होता है, 91। उसके बाद दिया है इथाइल अल्कोहल। देखो इसका थोड़ा सा याद रखना, ये है CH3CH2OH, ये होता है इथेनॉल। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पर, इथेनॉल, या इसी को हम क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो ये इथेनॉल है, या इसी को हम क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें यहाँ पर कितना दिया है, 391 केल्विन। एक सेकेंड, ये ना थोड़ा गलत है, इसको आप चेंज कर लेना। CHCl3 का मेल्टिंग पॉइंट होता है 209.5 केल्विन, 209.5 केल्विन। उसके बाद आता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 391 नहीं होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। कितना होता है इसका, 351 केल्विन। उसके बाद लास्ट आता है CH4। CH4 होता है मीथेन, और जो मीथेन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 केल्विन। ये गलत है, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 91 केल्विन। इसका होता है 91 केल्विन, राइट। तो मैंने सबके बता दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो इथाइल अल्कोहल का याद रखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351 होता है, और एक CH3COH का जिसका 391 केल्विन होता है। ये दो आप याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, in order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes dash electron, giving rise to dash shared pair of electrons. ठीक है, अब देख नाइट्रोजन एटम है, अगर वो मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बनाती है तो कितने एटम्स को वो शेयर करती है और कितने एटम वो कंट्रीब्यूट करती है। तो देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2 होता है और एटम हो गया N। नाइट्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, है ना। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 2 और 5 आएगा, यानी ये कितने एटम्स को शेयर करता है, कितने एटम्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। अब मुझे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना है तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं, हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो देखो इस वाले के सर्कल में कितने आ गए, 8 हो गए ना, ठीक है। और इस वाले सर्कल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 6। और 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने से कितने, यहाँ पर 2 पेयर बच गए, ये बच गया, और यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इसका मतलब अगर बात करूँ तो 3 शेयर्ड पेयर हो गए, पेयर तो 3 ही बने, तो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो शेयर पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3। और अगर मैं बात करूं एक ऑक्सीजन कितना एक नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 ये कंट्रीब्यूट कर रहा है और 3 ही ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 3। तो 3 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम्स के बीच बॉन्ड को लेकर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स है। स्टेटमेंट बन दिया, वी सी द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऑप्शन 2 है यहाँ पर,
This is because an atom of oxygen has 4 electrons in its L shell. The atomic number of oxygen is 8 and it requires 4 more electrons to complete its octet. तो देखो यहाँ पर बात किया ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2 और 6। अब अगर मैं यहाँ पर O2 यानी मॉलिक्यूल बनाऊँ तो वैसे ही बनाएंगे। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन के पास 6, दूसरा ऑक्सीजन लोग उसके पास भी कितने होंगे 6। इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा, यानी O2 के बीच क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। एक कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है 4, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस तरीके का बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, राइट। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यही कहा है, वी सी द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमसे तो यहाँ पर पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ का है दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एल शेल। देखो ये के शेल होती है और ये कौन सी होती है एल शेल। अब यहाँ कहा है कि जो ऑक्सीजन का एटम है उसके जो एल शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4। ये तो यहीं गलत हो गया क्योंकि उसके एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ये करेक्ट है। इट रिक्वायर्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ये गलत है क्योंकि इसको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है और हमें यही बताना है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ओनली 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, बी, ओनली 2 इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट। Out of the 118 elements known to us, how many are naturally occurring? Option A 90, option B 94, option C 49 and option D 22। देखो अभी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो कौन सी पीरियोडिक टेबल होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है, अभी हम कौन सी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे। तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। और उसमें कितने एलिमेंट हैं टोटल, 118 एलिमेंट्स। अब इस 118 एलिमेंट्स में से 94 नेचुरली अकरिंग है। कहीं कहीं पर आपको ये 92 भी मिल सकते हैं, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, यानी 92 भी हो और 94 भी हो, ऐसा नहीं होगा। या तो 94 ही ऑप्शन होगा या 92 ही होगा। तो अगर 92 हो तो 92 पर टिक करना है और नहीं है तो फिर 94 पर टिक करना है। 94 आर नेचुरली अकरिंग। और उसके अलावा जितने भी बच गए वो सारे मैन मेड हैं, यानी सिंथेटिकली प्रिपेयर किए गए हैं, राइट। तो ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट है द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू जॉन वॉल्फगैंग डॉबर्नियर। और स्टेटमेंट 2 है यहाँ पर द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट वॉज क्रिएटेड थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ elements on the basis of their fundamental property, the atomic mass and also on the similarity of chemical properties। अब इसमें ये कहा है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखो मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू जॉन वॉल्फगैंग डॉबर्नियर, ये गलत है। डॉबर्नियर ने हमें जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो डॉबर्नियर ट्रायर्स दी थी, ये पता है। उसने 3 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, यानी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। और ये कहा था कि ये जो 2 लास्ट वाले होते हैं, यानी ये फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला है, इनके एटॉमिक मास का मीन, जैसे इसका एटॉमिक मास कितना होता है 7 और इसका कितना होता है 39, इन दोनों के एटॉमिक मास का मीन मिडल वाले के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। इसको कर लूँ तो ये 23 आएगा और ये सोडियम का होता है। ऐसा किसने कहा था, डॉबर्नियर ने। तो उसे पीरियोडिक टेबल दी थी पर मेन क्रेडिट इसको नहीं जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। मेन क्रेडिट क्लासिफिकेशन का जो जाता है वो मेंडलीव को जाता है। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो थी मेन पीरियोडिक टेबल हमारी, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न पढ़ते हैं, तो मेन क्रेडिट उसको जाता है। और उसने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो एटॉमिक मास के बेसिस पे दी थी। एटॉमिक मास यानी उन्होंने क्या किया था, अपनी पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास यानी जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसको सबसे पहले, और उसके बाद इंक्रीज करते करते हर एक एलिमेंट को अरेंज किया था। और इस तरीके से अरेंजमेंट था कि हर जो जिस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो एक लाइन में आ रहे थे, यानी एक ग्रुप में बिलो कर रहे थे, ठीक है। तो उनकी जो मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक मास और किसके बेसिस पे,
केमिकल प्रॉपर्टीज के सिमिलरिटीज के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बट हमसे यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है 1, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा ओनली 1। और ये याद रखना कि जो मेन क्रेडिट है वो डॉबर्नियर को नहीं जाता है, हालांकि डॉबर्नियर ने सबसे फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दी थी, बट उनको मेन क्रेडिट नहीं जाता है। मेन क्रेडिट किसको जाता है, मेंडलीफ को, ये आपको याद रख के चलना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है just like halogens dash also exists as diatomic molecules and it combines with metals and non-metals to form covalent compounds। हेलोजन की तरह जो भी एटम है इनमें से वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ कंबाइन करके कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन भी N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो C की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ कहा है कि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ कंबाइन होकर कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। वो कौन है? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन जैसे नॉन मेटल अगर मैं बात करूं तो Cl2 उसके साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा? HCl, और HCl एक कोवलेंट कंपाउंड हो गया। ऐसे ही जो हाइड्रोजन है वो मेटल्स के साथ भी कंबाइन हो जाता है, जैसे Na, और क्या बना लेगा? NaH, ये एक कोवलेंट कंपाउंड हो गया। तो जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी है वो दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल्स के साथ, और वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? डी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। अगर वो नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, बट अगर वो मेटल्स के साथ कंबाइन करता है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, राइट। यानी अगर वो नॉन मेटल्स के साथ आता है तो वो H नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट अगर वो मेटल्स के साथ आता है तो वो H नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर वो नॉन मेटल्स के साथ आता है तो वो H पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। चलो, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन, और वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है? कोवलेंट कंपाउंड, राइट। चलो नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन डैश एसिड्स। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन बी बोरिक, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक और ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक। देखो यहाँ सोप की बात की गई है, तो सोप क्या होते हैं ये आप याद रखना। सोप्स आर द सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ सोडियम, सोप्स आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन हुआ सी, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट। अब इसको एक बार और बताती हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात की गई है सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट, तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके का होता है, और अगर मैं इसके हाइड्रोजन को हटा दूं, इसकी जगह या तो मैं Na लिख दूं या फिर मैं K लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैंने यहाँ लिखा CH3COONA तो ये क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट। बट अगर मैंने यहाँ पर लिखा CH3COOK तो ये क्या बनेगा? पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये या तो सोडियम सॉल्ट होगा या फिर ये पोटाशियम सॉल्ट हो सकता है। लॉन्ग चेन का क्या मतलब है? ये CH3 तो एक छोटी चेन है, कुछ इस तरीके का होता है, जैसे C17H35 COONA। अब C17 एक बहुत ही ज़्यादा नंबर का कार्बन हो गया, यानी 17 कार्बन, तो ये एक लॉन्ग चेन हो गई। तो जो हमारा सोप है उसके अंदर बहुत ही लॉन्ग चेन होती है, जैसे ये जो एग्जांपल है किसका है? सोडियम स्टीरेट। ऐसे ही C15H31 भी होता है हमारे पास, यानी इस तरीके का होता है C15H31 COONA। ये होता है सोडियम पाल्मिटेट, राइट, सोडियम पाल्मिटेट। तो इसमें बहुत लॉन्ग चेन होती है कार्बन एटम्स की, उसे हम क्या कहते हैं? सोप। और सोप किसके सॉल्ट होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? सी। नेक्स्ट, द डैश प्रॉपर्टी ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विद वाटर एंड डैश प्रॉपर्टी इंटरेक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो। अभी मैंने एक बार आपको बताया, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में ही हमने किया है C17H35 COONA, ये हमने सोप का एग्जाम्पल लिया। सोप आर द लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको ना हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सोप का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला,
ये होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, यानी ये कार्बन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या हो गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, आयनिक पार्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए यहाँ पर। अब ये जो आयनिक पार्ट होता है ना, ये होता है हाइड्रोफिलिक, ये आपको याद रखना है। ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है हाइड्रोफिलिक, और जो हमारा हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन वाला पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब कैसे समझना है आपको, देखो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है इसमें दो वर्ड है, एक कौन सा हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, और दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पर फिलिक, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टिंग या वाटर लविंग। इसका मतलब ये क्या है, एक वाटर लविंग स्पीशीज। वाटर लविंग का मतलब ये वाला पार्ट वाटर के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, यानी ये वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है, वाटर सॉल्युबल, है ना। उसके बाद ऐसे ही बात करें तो यहाँ पर भी एक वर्ड क्या है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, और फॉबिक, फॉबिक का मतलब क्या हो गया डर, यानी क्या हो गया हीटिंग। तो ये वाला पार्ट क्या होता है वाटर हीटिंग, वाटर हीटिंग का मतलब क्या हो गया वाटर इनसॉल्युबल। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है वाटर इनसॉल्युबल, क्लियर। अब अगर ये वाटर इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब ये क्या होगा ऑयल सॉल्युबल, या फिर ये क्या होगा डर्ट सॉल्युबल, ठीक है। अब इसमें देखो यही कहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है सोप की जो इंटरेक्ट करती है वाटर के साथ। इसमें लिखा है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोकार्बोलिक, हाइड्रोकार्बोलिक और हाइड्रोफिलिक। तो देखो इंटरेक्ट विद वाटर, तो वाटर के साथ कौन सा पार्ट इंटरेक्ट करता है हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिया है तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। और साथ में हमें कहा डैश प्रॉपर्टी इंटरेक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन, तो ये लिखा है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोकार्बन वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है हाइड्रोफोबिक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, डैश आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। ऑप्शन ए डिटर्जेंट, ऑप्शन बी सोप, ऑप्शन सी पीवीसी और ऑप्शन डी मिसल्स। तो देखो जो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट क्या होते हैं सोप, और डिटर्जेंट जो होते हैं वो होते हैं सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट। सल्फोनिक एसिड इस तरीके से होते हैं SO3H, अगर यहाँ से H हटा दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा SO3Na, इस तरीके से। तो ये अगर इस तरीके का कोई पार्ट आता है वो हमारा क्या होता है डिटर्जेंट होते हैं। तो डिटर्जेंट जनरली सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, या फिर वो अमोनियम सॉल्ट भी हो सकते हैं, यानी Na पॉजिटिव इस तरीके से। और ना यहाँ देखो अगर वो इस तरीके से आते हैं ना SO3Na के साथ, तो उनमें बेंजीन रिंग जरूर होगी इस तरीके से, एक बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पर SO3Na इस तरीके से कनेक्ट होगा, यानी वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, और यहाँ पर कोई कार्बन की चेन होगी इस तरीके से, ठीक है, ये होते हैं। अब ये किसके सॉल्ट हुए भाई, ये हुआ हमारा डिटर्जेंट। और अगर वो अमोनिया के साथ आ रहे हैं ना, तो अमोनिया के साथ इस तरीके से आते हैं, यहाँ पर भी कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा, यहाँ पर भी कोई ग्रुप लगा हुआ होगा, यहाँ पर भी कोई ग्रुप लगा हुआ होगा, यहाँ पर भी कोई ग्रुप लगा हुआ होगा, या तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दो, यहाँ नहीं दिया तो यहाँ देंगे, और यहाँ पर या तो क्लोराइड होगा या फिर क्या होगा ब्रोमाइड। तो अगर इस तरीके का है तो भी वो डिटर्जेंट होगा, और इस तरीके का है तो भी वो क्या होगा डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट में या तो SO3 यानी सल्फोनिक एसिड हो सकता है, या अमोनियम सॉल्ट हो सकता है क्लोराइड का, या फिर किसका हो सकता है ब्रोमाइड का। इसके लिए आप डिटर्जेंट वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप उससे मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following is correct? Carbon is tetravalent because it has 4 valence electrons. Option statement 2 है यहाँ पर, covalent bonded molecules are seen to have weak bonds within the molecule but intermolecular forces are strong. तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। अब अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका 2 और 4, है ना। इसका मतलब इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, क्योंकि इसके लास्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए क्या होता है टेट्रावेलेंट, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हुई 4। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी, तो जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसे क्या कहते हैं टेट्रावेलेंट। तो जो हमारा कार्बन है वो क्या होता है टेट्रावेलेंट, क्योंकि उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अगर मैं स्टेटमेंट 2 देखूँ तो स्टेटमेंट 2 में लिखा है कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव वीक बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, ये करेक्ट है। जैसे CH4 की बात करूँ तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और एक कोवलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, ये गलत है। जब बॉन्ड वीक है तो उसके अंदर के जो फोर्सेस हैं वो भी क्या होंगे वीक, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है, और हमसे यहाँ पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है
ओनली वन, ऑप्शन इसका फोन करेक्ट आ जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन कंक्लूडेड बाय रदरफोर्ड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें से कौन सा रदरफोर्ड ने कंक्लूड नहीं किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले तो देखो, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें कौन सा पार्टिकल लगा था? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है 2He4 हीलियम का न्यूक्लियस, और एक उसने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल ली थी, क्योंकि गोल्ड सबसे मैलेबल और डक्टाइल मेटल होती है, इसलिए इसकी थिन शीट बनाई जा सकती थी। तो ये आपको याद रख के चलना है। उसके बाद देखो, सबसे पहला इसमें क्या कहा है? द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ये था, ये उसका स्टेटमेंट था, उसने ये कंक्लूड किया था कि जो एटम्स है उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही स्मॉल स्पेस में लाई करता है, और उसी स्मॉल स्पेस को बाद में क्या कहा गया था? न्यूक्लियस। क्लियर? करेक्ट। चलो नेक्स्ट, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। ये करेक्ट है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और मास है वो बहुत ही छोटे रीजन में लाई करता है, बहुत ही कम वॉल्यूम में लाई करता है, उसी को क्या कहा गया था? न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब अगर सारा जो मास है और पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्मॉल स्पेस में आ गया तो जो ज़्यादातर स्पेस है वो क्या रहेगा? खाली। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ये भी उसका ऑब्जर्वेशन करेक्ट था। तो 3 तो करेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें ये कहा था कौन सा कंक्लूड नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? डी। पढ़ लेते हैं, द एटम इज इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। ये भी करेक्ट है, बट ये रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। ये डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट है कि जो एटम है वो इंडिविजिबल और इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, ऐसा डाल्टन ने कहा था, रदरफोर्ड ने नहीं कहा था। तो ये रदरफोर्ड ने इंक्लूड नहीं किया था, तो हमने यही बताना था कि इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने कंक्लूड नहीं किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? डी। डी इज करेक्ट हियर, राइट। तो ये थे 20 क्वेश्चंस मेल शिफ्ट 1 में जो हुआ था एग्जाम। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।